हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील नानवानी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट में, जहां आपको मिलता है अकाउंट्स और टैक्सेशन का स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज। आज जो हमारा सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन। इन दिस सेशन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप इसमें क्या देखेंगे? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म बीआरएस रहता है। तो बीआरएस अगर कोई बोलता है आपको कि डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर बीआरएस, तो इसका मतलब है कि क्या आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते आता है। क्योंकि नॉर्मली जो लोग अकाउंट्स का काम करते हैं, डेबिट क्रेडिट का यानी सेल परचेज की एंट्री का, उनको नॉर्मली ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हाउ टू प्रिपेयर बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या रहता है। तो उसी पे आज हमारा ये सेशन है। ये आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सिर्फ बुक पढ़ने से या ऑनलाइन सर्च करके आप अगर रीड करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो के फॉर्म में जैसा मैं आपको डिटेल दूंगा उसमें आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल क्या मतलब होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का और क्या पर्पस रहता है इसका। तो आइए देखते हैं इसे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रोसीजर क्या रहेंगी। देखिए, अ बिजनेस यूनिट मे हैव मोर देन वन बैंक अकाउंट। बिजनेस यूनिट के हो सकता है कि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हो। इट नीड्स टू कंपेयर बैंक बुक मेंटेन्ड बाय बिजनेस इंटरप्राइजेस विद द एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट विच कैन बी ऑन अ मंथली, वीकली और डेली बेसिस फॉर ईच बैंक अकाउंट एंड एंटर बैंक क्लियरिंग डेट्स मीन्स वैल्यू डेट्स इन इट। देखिए, हम जो बिजनेस में अकाउंटिंग में बैंक बुक मेंटेन करते हैं, सपोज एक्स वाई जेड बैंक में हमारा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसकी जो हम बैंक बुक की एंट्री करते हैं हमारे कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, अब वो कहीं ना कहीं डिफर रहेगा एक्चुअल हमारे बैंक स्टेटमेंट से। कैसा? तो सपोज मैंने किसी एक्स वाई जेड पार्टी को एक चेक दिया 10,000 रुपये का 4 अप्रैल को, लेकिन वो पार्टी हो सकता है कि 4 अप्रैल को डिपॉजिट करे या 5 को करे या 6 को करे, जब भी वो करेगा डिपॉजिट, उसके बाद में वो बैंक में जब क्लियर होगा वो डेट अलग रहेंगी। यानी अगर मैं देखूंगा तो मेरा बैंक स्टेटमेंट अगर मैं निकालूंगा, वो बैंक स्टेटमेंट जो मेरे बुक कीपिंग यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं मेंटेन करता हूँ, उसमें मेरे को दिखेगा कि ₹10,000, चेक ऑफ ₹10,000 इशूड टू एक्स वाई जेड ऑन डेट 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअल जब मैं अपना बैंक स्टेटमेंट, जो मुझे बैंक स्टेटमेंट मिलता है मेरे बैंक से, हो सकता है वो मैं फिजिकली कलेक्ट करता हूँ या मेरे पास अगर नेट बैंकिंग है तो मैं उसे ऑनलाइन डाउनलोड करता हूँ। तो उसमें जब मैं देखूंगा तो उसमें तारीख या तो 6 रहेंगी, 7 रहेंगी, 8 रहेंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि वो दिन की तारीख रहेंगी जिस दिन वो चेक एक्चुअल रियलाइज हुआ है यानी क्लियर हुआ है, उसे वैल्यू डेट बोलते हैं या तो बैंक डेट बोलते हैं। तो वो जो डिफरेंस रहेगा, इसके लिए हमको सॉरी, हमको कंपेयर करना है हमारे बैंक बुक को बैंक से मिले हुए स्टेटमेंट से। अब वो जितने बैंक के अकाउंट रहेंगे वो सभी का आपको सेपरेट करना पड़ेगा। कहीं पे ये मंथली बेसिस पे होता है जो फिजिकली बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट करते हैं। अगर जिसके पास नेट बैंकिंग है वो चाहे तो डेली भी कर सकता है, या अगर फिजिकल है या नेट बैंकिंग है और आपके यहाँ पे कोई ऐसे प्रॉपर स्टाफ नहीं है रोज काम करने वाला, तो हो सकता है कि वो वीकली या 15 दिन का वैसा वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हो। वैसे बेहतर यही है कि आप डेली बनाएं, क्योंकि उसमें पकड़ में आता है कि कुछ चेक अगर बाउंस होते हैं या कुछ अदर ट्रांजैक्शन होते हैं जो हम आगे देखेंगे, तो डेली बैंक रिकन्सिलेशन करना वो काफ़ी बेहतर है अपने अकाउंट्स को अपडेट रखने के लिए। देखिए, देयर मे बी एनी नीड टू पास सम एंट्रीज एज पर एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट विच में इंक्लूड एंट्रीज फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। देखिए, एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट जब आपके हाथ में आता है ना, तो उसमें आपको समझ में आता है कि कई ऐसी एंट्रीज हैं जो आपके यानी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आप एंट्री कर रहे हो रिसिप्ट पेमेंट की, यानी बैंक को डेबिट या क्रेडिट करके, उसमें कुछ एंट्रीज होना बाकी हैं। वो किस टाइप की एंट्री रह सकती हैं? एक तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या रहता है कि अकाउंट होल्डर, सपोज मैं, मेरा अकाउंट है
बैंक में, हो सकता है पर्सनल अकाउंट हो या मेरा करंट अकाउंट हो, तो मैं बैंक को कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स देता हूँ। जैसे मेरे जो LIC का प्रीमियम है वो मेरे सेविंग अकाउंट में से हर महीने काटा जाए, यानी पे किया जाए। हो सकता है वो 5,000 का हो, या क्वार्टरली हो सकता है, या ईयरली हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन बिल्स जो रहते हैं, देखिए जैसे LIC का मैंने बता दिया आपको, और इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन के जो भी बिल्स रहते हैं पेमेंट, वो स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने अपने बैंक को देके रखा है कि ऑटोमेटिक जैसे वो बिल रेज होता है तो आप उसे पे कर दीजिए। बैंक EMI डिडक्शन एटसेट्रा। सपोज मैंने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है जिसकी मेरी EMI जाती है 15-20 हज़ार रुपये जो भी, तो वो मैं मेरे बैंक को इंस्ट्रक्ट यानी स्टैंडिंग ऑर्डर दे चुका हूँ कि मेरी मंथली जो EMI लगेंगी होम लोन की, वो मेरे सेविंग अकाउंट में से डिडक्ट होती जाए। तो इसे स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो ये जब भी डिडक्ट होगा तो ये आपके पास आपके बैंक बुक में मतलब आप जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मेंटेन कर रहे हो उसमें उसकी एंट्री नहीं रहेंगी, क्योंकि इसके लिए आपने कोई भी चेक इशू नहीं किए थे। ये तो ECS के द्वारा ऑटोमेटिक वो कटते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है विच डिडक्टेड ऑन मंथली बेसिस बाय ECS के द्वारा कट रहा है, एंड डायरेक्ट डिपॉजिट, ये हो गया हमारा विड्रॉल पार्ट। अब देखिए डायरेक्ट डिपॉजिट बाय पार्टीज इन आर अकाउंट्स बाय ऑनलाइन ट्रांसफर। अब देखिए हमारे पास हमने कोई सेल किया, या अगर हम सर्विस सेक्टर में हैं तो कोई सर्विस दिया, तो हमारी जो रिसिप्ट होंगी वो 3 फॉर्म में होंगी। एक तो या तो मुझे कैश मिलेगा, अगर मुझे कैश मिला उसकी जानकारी मुझे है। सेकंड रहेगा या तो मुझे मेरी पार्टी यानी मेरा कस्टमर मुझे चेक देगा, अगर उसने मुझे मेरे हाथ में चेक दिया तो उसकी एंट्री भी रहेगी मेरे पास। लेकिन थर्ड टाइप ये रहेगा कि किसी ने मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर किया तो उसकी एंट्री मेरे पास नहीं रहेगी। अगर वो कोई कंपनी है तो बाकायदा हमको वो इस चीज़ का मेल करती है कि हमने आपका ये पेमेंट ये बिल के अगेंस्ट में ये तारीख को पे कर दिया है। लेकिन समझिए कि अगर कोई नॉर्मल दुकानदार है जिसने हमको ऑनलाइन पे कर दिया, गूगल पे से बोलिए या बाकी कोई जो भी ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने के जो एप्लीकेशन हैं, या इवन नेट बैंकिंग से कर लिया, उसने पे तो कर दिया लेकिन उसने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो हमें कहाँ पता चलेगा? हमारा बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद। या इवन कोई आउट स्टेशन की पार्टी है, उसने चेक उठा के डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डाल दिया, भले उसने ऑनलाइन नहीं किया है लेकिन चेक डिपॉजिट करा दिया। उसने सोचा कि मैं दूसरे शहर से कहाँ दूसरे शहर चेक भेजूं, कुरियर चार्जेस लगाऊं, उससे अच्छा उसने डायरेक्ट वहीं के वहीं हमारे अकाउंट में पैसा डलवा दिया, यानी चेक डलवा दिया। उस कंडीशन में हमें सिर्फ हमारे बैंक स्टेटमेंट से ही पता चलेगा वो एंट्री के बारे में, अगर वो पार्टी ने वो कस्टमर ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया है तो वो भी हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। यानी ये 2 टाइप की एंट्री हमें पास करने की ज़रूरत रहेगी, उसके बाद ही हम बोल पाएंगे कि हमारा बैंक बुक जो हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का बैंक बुक है वो अपडेटेड है एकदम। It may also include bank charges and entries for check dishonored which we deposited but because of any reason like insufficient fund, signature mismatch, stale check, post dated check, wrongly deposited, mismatch of amount in words and digits, or because of any other reason। देखिए इसके अलावा इसमें क्या रहेगा कि बैंक चार्जेस जो हमारे अकाउंट्स मेंटेनेंस पे लगे हैं, हो सकता है कि वो फ़ोन बैंकिंग का हो, SMS चार्जेस हो, या अदर बैंक चार्जेस हो, कोई चेक डिसऑनर हुआ उसके बैंक चार्जेस हो, तो या ATM के चार्जेस हो, ऐसे जो भी प्रकार के बैंक चार्जेस रहेंगे वो भी हमें सिर्फ हमारा जो बैंक से मिला हुआ अकाउंट स्टेटमेंट रहेगा या नेट बैंकिंग से डाउनलोड किया हुआ जो अकाउंट स्टेटमेंट रहेगा उसमें से ही पता चलेगा। इसके अलावा हमें क्या पता चलेगा? अगर कोई चेक हमने जमा किए थे, जैसा हमारे पास चेक आया किसी पार्टी का, किसी कस्टमर का, वो हमने डिपॉजिट करे लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया किसी भी रीजन से। क्या रीजन से? कि वो पार्टी के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड था, यानी सपोज मेरा 1 लाख का चेक मुझे पार्टी ने दिया लेकिन उसके अकाउंट में उस डेट को 98,000 थे, तो वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया चेक उसके कारण। या सिग्नेचर मिसमैच, या पार्टी ने जो सिग्नेचर किया था वो वेरीफाई नहीं हो पाई, वो मिसमैच थी, इसलिए चेक को डिसऑनर कर दिया गया बैंक के द्वारा।
स्टेल चेक का मतलब रहता है कि वो चेक जिसकी डेट खत्म हो चुकी है, अब वो एक्सपायर हो चुका है, जैसा 3 महीने उसको हो चुके हैं तो वो एक्सपायर हो चुका है, वो चेक गलती से हमने डिपॉजिट कर लिया, हमारे पास बहुत समय से पड़ा था। पोस्ट डेटेड चेक रॉन्गली डिपॉजिटेड, सपोज किसी पार्टी ने हमको नेक्स्ट फ्यूचर डेट का चेक दिया था, लेकिन हमारे पास जो भी कलेक्शन और वो डिपॉजिट करता है चेक्स को, उस बंदे ने गलती से वो चेक पहले ही डिपॉजिट कर दिया, यानी फ्यूचर डेट की चेक को आज ही डिपॉजिट कर दिया, तो उस कंडीशन में भी वो चेक ऑनर्ड नहीं होगा, वो डिसऑनर किया जाएगा बैंक के द्वारा, क्योंकि वो जिसने भी वो चेक इशू किया है उसने अकॉर्डिंग टू दैट, यानी वो जो डेट उसने रखा है वो डेट के हिसाब से ही वो फंड का अरेंजमेंट करेगा, तो वो भले चेक में बाकी सब चीज़ें ओके रहेंगी, उसके पास बैलेंस भी रहेगा उस दिन अकाउंट में, उसकी साइन भी बरोबर है, सब चीज़ ओके है, लेकिन फिर भी वो चेक बैंक ऑनर नहीं करेंगी, क्योंकि वो पोस्ट डेटेड चेक है, वो केवल वो डेट आने के दिन ही या आने के बाद ही उसको ऑनर करेंगी। मिसमैच ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स, अब समझिए 1 लाख रुपीज आपने डिजिट्स में बरोबर लिखे हो, लेकिन वर्ड्स में वो 1 लाख के बजाय कुछ और लिखने में आ गए हैं, तो ये भी रीजन हो सकता है, या इसके अलावा कोई और रीजन रह सकता है जिसके कारण वो डिसऑनर हुआ। आजकल जो काफी प्रॉब्लम फेस हो रही है वो है कनेक्टिविटी इशू के कारण भी चेक बाउंस हो रहे हैं, तो वो भी रीजन हो सकता है जो बैंक की गलती के कारण होता है, यानी बैंक के जो कनेक्टिविटी सिस्टम है उसके कारण होता है, उसमें भले आपका चेक ओके रहेगा, पार्टी ने सब बरोबर लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कनेक्टिविटी इशू के कारण भी चेक बाउंस होते हैं, उस पर बैंक अगर चार्जेस लगाती हैं तो वो बाद में रिवर्स भी कर देती हैं, वो चार्ज नहीं लगाया जाता अकाउंट होल्डर पे, क्योंकि वो बैंक के कनेक्टिविटी इशू के कारण होता है। तो ऐसी एंट्रियां आपको दिखेंगी बैंक से मिले हुए स्टेटमेंट में। अब देखिए, आफ्टर डूइंग अबव मेंशन्ड प्रोसीजर्स, यानी ये प्रोसीजर करने के बाद देयर में बी सम एंट्रीज अपीयर इन दी बैंक बुक मेंटेन्ड बाय अस, ये एंट्रीज यानी मेरा जो बैंक बुक था जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मैं मेंटेन कर रहा था, उसमें मेरी जो भी एंट्रीज थी उसके अलावा कुछ एंट्रीज मुझे मिल गई बैंक स्टेटमेंट में, जो बैंक से मुझे एक्चुअल मिला या तो मैंने नेट बैंकिंग के थ्रू डाउनलोड किया, वो तो एंट्री मैंने कर लिया। अब वो एंट्री करने के बाद भी कुछ एंट्रीज ऐसी रहेंगी मेरे बैंक बुक में ज्यादा की, जो कि बैंक स्टेटमेंट मतलब वो बैंक स्टेटमेंट जो बैंक से मुझे मिला है या नेट बैंकिंग से मैंने डाउनलोड किया है उसमें नहीं मिलेंगी। देखिए वही लिखा है बाय अस बट नॉट इन द एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट, जो एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट में नहीं है वो क्या रहेगा, देखिए द रीजन फॉर दैट कैन बी एनी वन ऑफ द बिलो। रीजन क्या रहेगा, इन तीन रीजन दिए हैं वो कुछ भी एक रीजन रह सकता है। पहला, नॉन प्रेजेंटेड चेक्स issued by us but not deposited by parties including PDC। देखिए हमने किसी को चेक इशू किया है, वो एंट्री तो हमने जैसे चेक को इशू किया, जैसे मैंने पहले ही एग्जांपल लिया 4 अप्रैल का चेक हमने इशू किया, वो एंट्री सेम चेक इशू होते ही हम अपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कर देते हैं। लेकिन अब वो पार्टी हो सकता है कि चेक डिपॉजिट करना ही, प्रेजेंट करना ही भूल गई हो, या उसके पास से मिसप्लेस हो गया हो, नहीं दिख रहा हो, तो जो 4 तारीख का चेक था वो हो सकता है कि आने वाले 1 महीने तक उसने प्रेजेंट नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंट्री हमारी की हुई गलत है, वो जो आदमी है जिसको हमने चेक इशू किया था या वो पार्टी या वो फर्म है उसने वो चेक प्रेजेंट करना भूल चुका है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर वो चेक हमें मालूम है हमने 4 अप्रैल का दिया था, वो अब तक नहीं लगा हुआ है, आज 15 अप्रैल हो चुकी है, तो हम वो बंदे को, वो फर्म को फोन करेंगे कि आपका ये वाला चेक जो हमने दिए थे वो आपने अब तक प्रेजेंट क्यों नहीं किया बैंक में। उस कंडीशन में उससे वो ध्यान आएगा कि हाँ वो चेक उसके पास पड़ा है, या फाइल में रह गया है, या फोल्डर में रह गया है, जो भी होगा, या फिर उसको ये समझ में आएगा उसके पास से मिसप्लेस हो गए हैं, तो उस कंडीशन में हमें उसका स्टॉप पेमेंट कराना पड़ सकता है। तो एक ये रीजन रहेगा कि हमने जिसे चेक इशू किया उसने वो प्रेजेंट नहीं किया है। सेकंड, नॉन रियलाइज्ड चेक्स, नॉन रियलाइज चेक डिपॉजिटेड बाय अस बट येट टू क्रेडिटेड। देखिए सेकंड क्या रहेगा, नॉट रियलाइज चेक, सपोज मेरे किसी कस्टमर ने मुझे चेक दिया, अब वो मैंने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन जैसे सपोज आज की तारीख 10 है, 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को मैंने
चेक डिपॉजिट किया जो मेरे कस्टमर ने दिया था, वो मैंने डिपॉजिट किया। अब मैं 11-12 तारीख को अगर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो वो चेक तो मैंने डिपॉजिट किया है, तो वो गलत तो नहीं है। बस उसका मतलब क्या रहेगा कि नॉन रियलाइज्ड चेक, अभी तक वो रियलाइज नहीं हुआ है, वो येट टू क्लियर होने का है, क्रेडिट होने का है मेरे अकाउंट में। तो वो हमारे असली बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक से मिला है या नेट बैंकिंग से हमने डाउनलोड किया है, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जो बैंक से मिला है और जो नेट बैंकिंग से डाउनलोड किया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं किस बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। वो स्टेटमेंट की नहीं जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम मेंटेन कर रहे हैं। तो उसमें अगर वो नहीं दिख रहा है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है, तो इसका मतलब है कि वो अभी तक क्लियर होना बाकी है। अब थर्ड रहेगा एरर्स, एनी ट्रांजेक्शन विच इज रॉन्गली एंटर्ड बाय अस। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ ट्रांजेक्शन हमने गलती से एंटर कर दिए हो, जैसा कई बार कैश रिसिप्ट की एंट्री हमारे से बैंक रिसिप्ट में हो सकती है, कैश पेमेंट की एंट्री कैश सेलेक्ट करने के बजाय हम बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, वो रह सकता है। या कई बार ट्वाइस एंट्री हो जाती है कि एक एंट्री एक बार के बजाय 2 बार हो गई, जैसे मुझे चेक हाथ में आया, मैंने वो डिपॉजिट कर दिया यानी बैंक में, तो वो स्लिप भी मेरे पास रहेंगी। एक बार मैंने एंट्री ले ली चेक जब मुझे मिला वो, और दूसरा जब मैंने वो स्लिप बुक, बैंक की स्लिप बुक एंट्री कर रहा था तब मैंने एंट्री कर दी, तो एक ही चेक की 2 बार एंट्री हो गई, वो पकड़ में आ सकता है। ये 3 टाइप के जो फ़र्क रहेंगे ये आपको मिलेंगे कि ये एंट्रियां आपके पास हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। तो ये एरर वाली अगर एंट्री होती है तो ये आपको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि गलती आपकी है। और नॉन रियलाइज्ड चेक अगर है कि नहीं मिला है, अभी तक जमा क्यों नहीं हुआ, अगर वो 2 दिन है ठीक है, 3 दिन है ठीक है, लेकिन 1 हफ्ता हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें, जिसने हमें वो चेक दिया था हमारे कस्टमर ने, उसे फ़ोन लगाना पड़ेगा कि आपने ये मुझे 10,000 का चेक दिया था, मैंने डिपॉजिट भी कराया, तो अब तक मुझे क्रेडिट नहीं हुआ है, तो क्या आपके पास से वो पेमेंट कट चुका है क्या? अगर वो बोलता है हाँ कट चुका है, तो सीधी बात है कि हमने कोई अपना अकाउंट नंबर या कुछ गलत डाला होगा जिसके कारण वो पेमेंट कहीं पे तो भी अटका हुआ है। तो उसके लिए हमको फिर हमारे बैंक से बात करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट डेली बेसिस पे बनाएं, क्योंकि वो डेली बेसिस पे बनाने के यही फायदे होंगे कि कुछ नॉन रियलाइज्ड अगर चेक होते हैं तो उसकी जानकारी हमें पता चल जाएगा। नहीं तो वो मंथली बेसिस पे करोगे तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि हाँ, जिसका 1-2 ट्रांजेक्शन है उसको बाय मैसेज आ जाता है, उसको समझ में आ रहा है, लेकिन जिसके मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक ही दिन में बैंक्स के, वो रिकॉर्ड ही नहीं रख सकता कि क्या मैसेज आया क्या नहीं आया। उस कंडीशन में डेली बैंक रिकन्सिलेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। और दूसरा फ़ायदा ये है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का कि आपके कस्टमर ने जो डायरेक्ट डिपॉजिट आपको किए हुए हैं उस कंडीशन पे आपको पता चल जाता है कि मेरे ये पार्टी का बैलेंस अब मेरे को एक्चुअल इतना नहीं लेना है, क्योंकि उसमें से हाफ पेमेंट या जो भी XYZ अमाउंट उसने कर दिया है तो वो हो चुका है। अब जब आप उससे फ़ोन करके मांगोगे, सपोज किसी कस्टमर से आपको 1 लाख रुपए लेना है और उसने डायरेक्टली 25,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। अब आप अगर उसको फ़ोन करते हो 2 दिन के बाद और बोलते हो आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अगर नहीं बनाए हो, तो उस सूरत में कि आप उसको फ़ोन करते हो कि सर आपसे 1 लाख रुपए लेना है तो कब डिपॉजिट कर रहे हो, तो उसमें हमारा इंप्रेशन काफ़ी ख़राब हो जाता है कस्टमर की नज़र में। वो बोलेगा कि सर आप अपना बैंक चेक नहीं करते क्या, मैंने 2 दिन पहले ही 25,000 डाल दिया है। इसलिए अगर आप वो डेली बेसिस पे करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा ये पेमेंट मुझे आ चुका है, अब ये पार्टी से केवल 75,000 ही मुझे लेना है और अभी नहीं मांगना है, क्योंकि अभी जिसने मुझे 2 दिन पहले ही डाला है वो 25,000 रुपये, तो मैं किस मुंह से उसको अगेन फ़ोन करूँ कि तुम्हारे 75,000 बाकी है। मैं उसको अगले हफ्ते या 10 दिन बाद जैसा भी मैं उसकी धारा होंगी, उसको मैंने उधारी दिया है जिस कंडीशन पे, उस हिसाब से कुछ दिन बाद उसे फ़ोन करूंगा और बोलूंगा कि सर आपके 75,000 बाकी हैं, क्योंकि मेरे पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन है कि किस पार्टी से मुझे कितना पैसा मिला हुआ है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्या महत्व रखता है बुक कीपिंग में। काफ़ी लोगों को ये नहीं आता है। आप इस वीडियो के द्वारा इसको अगर ना समझ में आए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझे और आप इसको करके भी देखिएगा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग में। अगर
आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट।